इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, बहुत बार जिंदगी में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से या किसी जान पहचान वाले से पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में यदि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आपकी कोई चीटिंग करने की इंटेंशन नहीं है, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए पैसा उधार लेते समय और देते समय, ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंसें। सबसे पहली सावधानी तो आपको लोन लेते समय ये रखनी है कि आप कभी भी उधार देने वाले के दबाव में आकर किसी भी खाली कागज़ पर साइन ना करें, किसी भी खाली पेपर पे अपने सिग्नेचर ना करें, ना अंगूठा लगाएं, ना ही किसी ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन करें। अगर लोन एग्रीमेंट सामने वाला कहता है कि बना लीजिए, तो लोन एग्रीमेंट आप बना लें, पर उसकी शर्तों को आप पूरा पढ़ें। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में लिखा है, तो आप अड़िए कि ये हिंदी में बनाइए। आप जिस भी भाषा को जानते हैं और पढ़ सकते हैं, उसी भाषा में उस एग्रीमेंट को बनवाइए और उसमें जितना पैसा आप ले रहे हो, क्या ब्याज की राशि तय हुई है, क्या क्या आपकी शर्तें हैं आपस में, वो सब उसमें लिखी होनी चाहिए और आपको समझ में आनी चाहिए। बिना पढ़े उसे भी साइन नहीं करना है। उसमें कोई भी ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए कि अमाउंट की कॉलम खाली छोड़ दिया बाद में भर देंगे, या ब्याज का कॉलम खाली छोड़ दिया वो बाद में भर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे भी कोई फिगर लिखी गई है, अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोशिश करिए कि उसे शब्दों में भी लिखिए, क्योंकि अगर हम खाली न्यूमेरिकली लिखते हैं, मान लीजिए 7 लाख लिखा, तो 7 लाख को 70 लाख भी बनाया जा सकता है और 17 लाख भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उसके ब्रैकेट में शब्दों में भी लिखी रहती है वो चीज़, तो उसमें छेड़खानी करना मुश्किल हो जाता है। तो आप किसी भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे और बिना पढ़े भी साइन नहीं करेंगे। ये आपको पहली सावधानी रखनी है। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि कई बार उधार देने वाला सिक्योरिटी के रूप में आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या अन्य कोई वैल्यूएबल वस्तु मांग सकता है या सिक्योरिटी चेक मांग सकता है। तो आपको मेरा सुझाव ये है कि प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह तो आपको बिल्कुल देने ही नहीं चाहिए, खास करके जब आपकी प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा हो और जो आप लोन ले रहे हो वो उसके मुकाबले में काफ़ी कम हो। यानी कि अगर आपकी कोई ज़मीन जायदाद मकान दुकान है जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए है और लोन आप किसी से ले रहे हो 10 लाख रुपए का, तो भूल कर भी आपको प्रॉपर्टी पेपर नहीं देने चाहिए। हाँ, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, लोन भी आप 50 लाख का ही ले रहे हो लगभग बराबर का, या 40 लाख का ले रहे हो या 45 लाख का ले रहे हो, तो एक बार सोचा जा सकता है। जहां तक सिक्योरिटी चेक का सवाल है, कभी भी ब्लैंक चेक, कंप्लीटली ब्लैंक चेक साइन करके मत दीजिए। उसमें आप मेंशन करिए, अगर ठीक है अमाउंट उस समय कैलकुलेट नहीं भी हो सकती कि कितना अमाउंट भरना है, तो अमाउंट का कॉलम आप खाली छोड़ दो, लेकिन कम से कम उस चेक को अकाउंट पे ही करिए। जिस व्यक्ति से लोन ले रहे हो आप, उसका नाम वहां पे डाल दीजिए, अपने साइन कर दीजिए और उस चेक के पीछे मेंशन कर दीजिए कि ये चेक आप क्यों दे रहे हो, किस पर्पस के लिए दे रहे हो और किस तारीख से पहले ये डल नहीं सकता। और ये जो चेक आप दे रहे हो, तो आप उसके साथ और कोई जो एग्रीमेंट बना रहे हो, उस एग्रीमेंट के अंदर भी मेंशन कर दें कि इस चेक का प्रयोग किस अवस्था में किया जा सकता है और किस अवस्था में नहीं किया जा सकता, ताकि वो व्यक्ति कल को आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस चेक को किसी और के नाम से भर के कुछ भी अनाप शनाप अमाउंट डाल के आपको परेशान ना करे। आपके ऊपर अगर चेक बाउंस का केस हो गया तो वो एक आपराधिक मामला होता है, फिर आप दबाव में आ सकते हो उस केस के। इस पूरी ट्रांजैक्शन में जहां तक संभव हो आप कैश में लेन देन से बचें। ना तो पैसा नकद में उधार लें, ना ही नकद में वापस करें। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। अब कानूनन बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269 SS ये कहती है कि 20,000 रुपये से ऊपर नकद लोन लेना अनलॉफुल है। सेक्शन 269T ये कहती है कि 20,000 रुपये से ऊपर नकद भुगतान करना अनलॉफुल है।
हालांकि कुछ रिलैक्सेशन दी गई है सेक्शन 273B में कि किन केसेस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, परंतु वो बहुत ही लिमिटेड केस हैं। तो अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन किया एज ए बोरोवर, आपने पैसे नकद में लिए या नकद में वापस किए, तो इनकम टैक्स एक्ट ये नहीं कहता कि सामने वाला नकद में नहीं दे सकता। इनकम टैक्स की ये धाराएं, दोनों धाराएं 269SS और 269T बोरोवर के ऊपर यानी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि आप नकद में पैसा उधार नहीं लोगे और ना ही नकद में चुकता करोगे 20,000 से ऊपर की राशि को। तो अगर आप इससे अधिक राशि का कैश लेन देन कर रहे हैं तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन होता है, इससे बचिए। नेक्स्ट सावधानी दोस्तों है भुगतान के संबंध में। जब आपने जो लोन लिया है, जब आप उसका ब्याज दे रहे हो वापस या मूलधन वापस दे रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ही या चेक के माध्यम से ही उस पैसे को रिटर्न करें और उसमें रिमार्क्स लिखें। मान लो आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर रहे हो या यूपीआई कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, तो अगर रिमार्क्स का कॉलम है तो वहां आप लिखिए कि ये पैसे आप मूलधन के या इंटरेस्ट के वापस कर रहे हो, ना कि किसी और अन्य कारण से वो पैसे दिए जा रहे हैं। ताकि हो सकता है आपका उस व्यक्ति के साथ और भी कई तरह का लेन देन हो, तो बाद में इस चीज पे डिस्प्यूट हो सकता है कि ये पैसे जो आपने दिए थे ये इस लोन के संबंध में नहीं थे, ये तो किसी और चीज के संबंध में थे। तो उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जब भी आप रीपेमेंट करें तो उसका कारण मेंशन करें और ये भी लिखें कि ये पैसे प्रिंसिपल की तरफ हैं या इंटरेस्ट के लिए आप पे कर रहे हो। अगर कैश देने की मजबूरी है ही तो आप कैश देते समय उससे रसीद लें, और रसीद पे सिर्फ साइन से काम नहीं चलेगा फिर, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो कई बार सामने वाला कहता है कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है। अब आप तो वहां बैठ के साइन मैच करते नहीं रहोगे, तो अगर सिग्नेचर तो लेने ही है, रसीदी टिकट लगा के 1 रुपए की रेवेन्यू स्टैंप लगा के क्रॉस साइन लेने हैं। साथ में मेरा सुझाव ये है कि आप उसके अंगूठे का निशान भी उससे लगवा लें। आदमी अपने साइन से एक बार के लिए मुकर सकता है, अंगूठे के निशान से कैसे मुकरेगा। और अगर संभव हो तो किसी गवाह के सामने वो पैसे रिटर्न करें, गवाह के भी उस रसीद पे साइन करा लें। तो बहुत बार लोग हमें कहते हैं कि कोई डायरी रखी हुई है, उस डायरी में उस बही में हिसाब किताब लिखता रहता है, वो तो उसके पास ही है, मेरे पास नहीं है। तो कल को आपका कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट तो मेरे दोस्त मेरे भाई एविडेंस पे चलती है। आपकी वर्बल बातों को सिद्ध करना कोर्ट में बिना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए आपके वकील साहब के लिए, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सावधानी पे आते हैं। नेक्स्ट सावधानी ये है कि आप जिस अकाउंट में अपने पैसा ले रहे हो, मान लो आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, तो फिर आपको अपने सेविंग अकाउंट से ही उस पैसे को रिटर्न करना है। ऐसा नहीं करना कि पैसे तो आप अपने खाते में ले लिया, आपने रिटर्न कर रहे हो आप अपनी वाइफ के खाते से या मदर के खाते से या भाई के खाते से, ऐसा नहीं करना। या उल्टा भी हो सकता है कि आपने जब पैसे उधार लिए तब आपने अपने अकाउंट में नहीं लिए, किसी भी वजह से अपनी मदर के अकाउंट में ले लिए, अपनी वाइफ के अकाउंट में ले लिए। तो जब रीपेमेंट आप करें, भुगतान करें, फिर अपने खाते से ना करें। जो पैसे मदर के अकाउंट में लिए वो मदर के अकाउंट से ही रीपे करें, जो वाइफ के अकाउंट में लिए वो वाइफ के अकाउंट से ही रीपे करें। और अगर आपकी कोई फर्म है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसमें पैसे ले लिए तो जो फर्म में लिए हैं वो फर्म के अकाउंट से ही रीपे करें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने मदर के खाते में पैसे ले लिए, अपनी माताजी के अकाउंट में पैसे ले लिए, परंतु रिटर्न आप अपने अकाउंट से कर रहे हो और कल को आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हो गया तो वो तो आपकी मदर को लीगल नोटिस भेज देगा कि मैंने इनके अकाउंट में इतने पैसे उधार दिए थे, इन्होंने आज तक वापस नहीं किए। अब आप बोलोगे कि ये पैसे तो मैं वापस दे चुका हूं या कितने दे चुका हूं, तो वहां पे एक आपने जो पैसे दिए उसका आपके पास कोई ये लिखित रिकॉर्ड नहीं है कि वो उस अकाउंट में अकाउंट फोर करने के लिए दिए गए थे। या तो वो पैसे देते समय लिखवाइए आप कि ये जो पैसे मैंने दिए वो मदर का लोन डिस्चार्ज करने के लिए दिए। तो किसी भी तरह के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये बेहतर है कि जिस अकाउंट में, जिस फर्म में, जिस व्यक्ति के नाम पे आपने पैसे लिए हैं उसी फर्म, उसी व्यक्ति के अकाउंट से ही पैसे आप रीपे करें। इससे हिसाब किताब क्लीन रहेगा और किसी तरह की दुविधा या कंफ्यूजन या डिस्प्यूट भविष्य में उत्पन्न नहीं हो पाएगा। और अंत में मेरी सिर्फ
एक छोटी सी सलाह ये है कि कभी भी पैसा उधार लेने से ही बचें जब तक कि बिल्कुल ही जीवन में आवश्यक ना हो जाए। पैसा जुए के लिए या स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमों में डालने के लिए या इस प्रकार के कार्यों के लिए पैसा उधार ना लें जिसमें आपको लगता है कि ये पैसा लगा के मैं दुगना पैसा कमा लूँगा और फिर मैं इसका पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह के जोखिम भरे कार्यों को अगर आप उधार पे पैसा लेके करेंगे तो हो सकता है भविष्य में आप विपत्ति में पड़ जाएं। आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आपके दोस्त ने या रिश्तेदार ने अपने खून पसीने की कमाई आपकी सहायता के लिए आपको ट्रस्ट करके दी है, आप उसको ठीक से यूज़ करें और जो वादा आपने उसके साथ किया है वो उसको समय पे लौटाएं, ताकि भविष्य में भी कभी आपको अगर ज़रूरत पड़ गई तो 4 दोस्त 4 रिश्तेदार आपकी सहायता के लिए खड़े रहेंगे कि यार आदमी खरा है, अपनी ज़बान से पलटता नहीं है।